28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर शुरुआती हमला किया था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई मारे गए थे। ईरान ने बदला लेते हुए इजराइल पर मिसाइलें दागी, जिसमें एक इजरायली नागरिक की हाल ही में मौत हुई। ट्रंप का कहना है कि नाटो सहयोगी अब अमेरिका की मदद नहीं कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म कर दी है। असल में ट्रंप भीख मांगने के लिए उतारू क्यों हो गए हैं? क्यों ट्रंप भावुक नजर आए हैं? और ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने अब धमकी दे दी है जितने भी नाटो के देश हैं? नाटो का क्या भविष्य अब ट्रंप के इस कदम के बाद होगा? इन सारे विषयों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन ट्रंप ने कहा जो बयान 18 मार्च 2026 को आया वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओवल ऑफिस में और उसके बाद मीडिया से उन्होंने कहा जो कुछ कहा वो हैरान करने वाला तो नहीं है, लेकिन खोखले अमेरिका को दिखाने के लिए शायद काफी होगा। ट्रंप की लाचारी को दिखाने के लिए भी काफी होगा। और यह बयान बता रहा है कि कैसे अमेरिका भी ईरान में बुरी तरीके से फंस चुका है। अमेरिका पीछे हट नहीं सकता और सत्ता परिवर्तन शायद ईरान में कर नहीं पाएगा, जो फिलहाल के मौजूदा हालात बता रहे हैं। तो ये लड़ाई लंबी नहीं, बहुत लंबी चलने वाली है। ईरान का कहना तो ये भी है कि शुरू अमेरिका ने किया था और खत्म जब हम चाहेंगे तब करेंगे। ट्रंप ने अपने देश और दुनिया को बताया कि हमारे ज्यादातर नाटो सहयोगियों ने बताया कि वो ईरान के आतंकी शासन के खिलाफ हमारे सैन्य अभियान में शामिल नहीं होना चाहते। मैं हमेशा मानता रहा हूं कि नाटो एक तरफा व्यवस्था है, हम उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन जरूरत के समय वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। हमने ईरान की नौसेना, वायुसेना, एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को खत्म कर दिया है और उनके शीर्ष नेतृत्व को भी लगभग खत्म कर दिया है। अब हम नाटो देशों की सहायता ना तो चाहते हैं और ना ही हमें जरूरत है। हमें कभी जरूरत थी भी नहीं। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैंने बाद में कहा कि अब उनकी जरूरत नहीं, मुझे मदद शुरुआत में चाहिए थी, जीत के बाद नहीं। ये शब्द ट्रंप के हैं। ट्रंप ने आगे जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई साझेदारों का नाम लेकर भी यही रुख दोहराया और कहा कि हमें किसी की मदद की अब जरूरत नहीं है। हालांकि वही ट्रंप है जो जिस वक्त आए थे नाटो के सहयोगियों को उन्होंने कहा था कि अपनी जीडीपी का 2% तुम नाटो में खर्च करो। उसके बाद उसे बढ़ाकर 5% कर दिया गया। इन देशों ने माना भी कि ठीक है मालिक, 2035 तक अपनी जीडीपी का हम 5% खर्च करेंगे। और इसके बाद वो धमकी भी दे चुके हैं कि अगर 5% खर्च नहीं करोगे तो मैं नाटो से बाहर आ जाऊंगा। तो ट्रंप आज ये बात कह रहे हैं, वो पहले ही इन देशों से गुहार लगा चुके हैं। 28 फरवरी को ट्रंप ने नाटो देशों ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चीन समेत बाकी सहयोगियों से सैन्य समर्थन मांगा था। ईरान के खिलाफ अभियान छेड़ने की बात कही थी। हॉर्मुज स्ट्रेट में मदद और मिलिट्री असिस्टेंट मांग चुके हैं ट्रंप और कह चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करने के लिए आप लोग आइए, हम आपकी मदद करेंगे। तब फ्रांस ने भी कहा था कि रायत आपने फैलाया है तो हम इसे समेटने नहीं आएंगे, आपको यह समेटना पड़ेगा। ओवल ऑफिस में अब फिर से अपील की है, खासतौर पर ब्रिटेन से युद्धपोत और माइन स्वीपर भेजने की मांग भी की थी। ब्रिटेन को तो यहां तक कह दिया था कि जाओ अपने जहाज वापस लेकर चले जाओ, हमें तुम्हारे युद्धपोत नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका नाटो में सबसे बड़ा साझेदार है। कई देशों को सैन्य आधार पर अमेरिका पाल भी रहा है। शायद यह कहना गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी नाटो के देश ईरान के खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। नाटो के ज्यादातर देशों ने सीधे इनकार कर दिया है। हालांकि सारे देश चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, लेकिन ईरान से भिड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर इन नाटो सदस्यों की ना से ट्रंप को गुस्सा आ गया तो पता है आपको क्या होगा। इन देशों की जान हलक में आ जाएगी। नाटो का कुल रक्षा बजट लगभग $1.5 ट्रिलियन के आसपास है, जिसमें अकेला अमेरिका $980 बिलियन से ज्यादा का स्टेक रखता है। मतलब 62% से ज्यादा की हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की है। अगर अमेरिका इससे खुद को अलग कर लेता है तो बहुत सारे देशों का सैन्य वजूद खतरे में भी पड़ सकता है। तो यह बात हुई नाटो की। अब अगर बात करें नुकसान की तो और अमेरिका को क्यों मजबूर होना पड़ा इन देशों से मदद मांगने के लिए, तो आंकड़े उस तस्वीर को साफ करते हैं। क्योंकि इस युद्ध में अब तक अमेरिका के कम से कम 27 सैन्य बेस पर हमले किए गए हैं। ये हमले 9 देशों में हुए, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। इसके अलावा इजराइल के ठिकानों और साइप्रस में ब्रिटिश
बेस पर भी हमले हुए। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद सबसे बड़े रडार को भी ईरान ने ध्वस्त करने का दावा किया। अमेरिका इजराइल के दर्जनों सैनिकों के भी मरने की रिपोर्ट है। तो अमेरिका इजराइल काफी नहीं है ईरान को झुकाने के लिए। इसके भी कई कारण हैं। जैसे ईरान एक बड़ा देश है, 9 करोड़ की आबादी है, पहाड़ी क्षेत्र और बंकर हैं, ग्राउंड इन्वेजन की कोई योजना अमेरिका की नहीं है और सिर्फ हवाई हमलों से रिजीम को चेंज नहीं किया जा सकता। खामेनी की हत्या के बावजूद नया लीडर चुना गया। IRGC वफादार है उस लीडर का। कोई बड़े पैमाने पर विद्रोह नहीं हुआ जैसा कि इस जंग से पहले हुआ था। जनता सड़कों पर उतरती तो भी अमेरिका के लिए यह लड़ाई आसान हो सकती थी। ईरान अभी भी मिसाइल ड्रोन पर से फायर कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आंशिक रूप से बंद करके उसने तेल पथरॉक्स गल्फ स्टेटस पर हमले किए। इससे अमेरिका, इजराइल और दुनिया पर आर्थिक दबाव है। इसीलिए दुनिया सोच रही है कि जंग जल्दी खत्म हो जाए। ईरान टिके रहने को अपनी जीत मान रहा है। ईरान जानता है कि जब तक अमेरिका जमीन पर लड़ने नहीं आएगा तब तक वो जीत नहीं पाएगा। और सच्चाई ये भी है कि अमेरिका जमीनी लड़ाई में नहीं कूदेगा, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो उसके अपने देश में विरोध हो सकता है। और उदाहरण अफगानिस्तान का भी ले सकते हैं। अफगानिस्तान में भी 20 साल जमीनी लड़ाई लड़ने के बाद 2021 में अमेरिका को दुम दबाकर रात के अंधेरे में यहां से भागना पड़ा था। $50 बिलियन के अपने हथियार भी अमेरिका यहीं छोड़कर चला गया था। हालांकि जंग में ईरान बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुका है। अपना बहुत कुछ ईरान गंवा भी चुका है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी, डिफेंस मिनिस्टर, IRGC के कमांडर और कई शीर्ष जनरल और अधिकारी भी मारे गए हैं। अली लारिजानी को भी मारे जाने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया। 6000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, 15000 से ज्यादा सैनिक घायल हैं, 190 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं और 100 से ज्यादा नौसैनिक जहाज डुबो दिए गए या फिर नष्ट कर दिए गए हैं। बताया ऐसा भी गया कि मिसाइल और ड्रोन्स का जो स्टॉक था वो 80 से 90% कम हो चुका है। ऑयल इंडस्ट्रियल डैमेज हुआ है। खार्क आइलैंड पर अमेरिका ने भारी बमबारी की थी। इसी आइलैंड से ईरान का ज्यादातर तेल एक्सपोर्ट होता था। इंटरनेट ब्लैकआउट है। हॉर्मुज बंदी से एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका एक ऐसे देश के सामने फंस गया है जहां उसे फंसना नहीं चाहिए था, क्योंकि दशकों से अमेरिका ने इस देश पर बैन लगाए हैं। चीन के अलावा कोई बड़ा देश इसका तेल नहीं खरीद रहा है। इजराइल का जासूसी तंत्र ईरान में बहुत भीतर तक एक्टिव है। सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया गया है, फिर भी ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही ईरान ने बातचीत के टेबल पर आने के लिए 2 शर्त और रख दी हैं। पहली शर्त है कि इस जंग में ईरान का जितना नुकसान हुआ है अमेरिका उसकी भरपाई करने के लिए अगर तैयार है, और दूसरी मांग है कि अमेरिका लिखित में यह देगा कि ईरान पर वो कभी भविष्य में हमला नहीं करेगा। और जिस तरह से ट्रंप फिलहाल ईरान में फंसे हैं, उसके बाद हो सकता है कि ट्रंप इन शर्तों पर बात करने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि ईरान घुटनों पर है और युद्ध रोकने के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन सच्चाई है कि भीख ट्रंप मांग रहे हैं, भीख अमेरिका मांग रहा है। और उसके जो सहयोगी हैं, वो नाटो देश के सहयोगी हों या फिर यूरोपीय देशों के सहयोगी हों, वो खुलकर उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। बेचारा ब्रिटेन मदद करने के लिए आया था, लेकिन ट्रंप ने उसे डपटकर धमकाकर भगा दिया कि भाग जाओ, तुम्हारे जहाज हमें नहीं चाहिए। अब इजराइल के पास भी जो स्टॉक था इंटरसेप्टर्स का बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए, वो भी लगातार खत्म होता जा रहा है। और इस बात की जानकारी खुद एक अखबार को, एक न्यूज एजेंसी को अमेरिकी अधिकारियों ने दी थी। मतलब अमेरिका इजराइल की पोल भी खोल रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हम जीत के नजदीक है, मतलब जीत चुके हैं, इस तरीके का दावा भी कर रहा है। और ईरान लगातार मिसाइलों पर मिसाइलों की बौछार कर रहा है इजराइल के ऊपर। अब तो कहा यह जा रहा है कि ईरान की तरफ से 17,000 किलोमीटर तक दूर तक मार करने वाली मिसाइल को भी अपने स्टॉक से ईरान ने निकाल लिया। तो देखते हैं कि यह लड़ाई कितनी लंबी चलती है और रुकती है तो कहां जाकर रुकती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।